Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is UPSC CSC 2021 Prelims Examination History Answer Key with detailed solution and 100% accuracy. So this is about me. Let's start without wasting further time. First question, with reference to the history of ancient India, Bhavabhuti, Hastimala and Kashmeshwara were famous for. ये बतानी है आपको किस लिए फेमस है. सो इट प्रीटी सिंपल क्वेश्चन एंड फैक्चुअल टू. अगर आपको पता होगा, फर्स्ट इज द जैन मॉन्क्स, प्ले राइट्स, टेम्पल एंड आर्किटेक्ट्स एंड फिलोसफर्स. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी. ओके, सो अगर हम भवाभूति की बात करें तो वो 8th सेंचुरी के स्कॉलर थे ऑफ इंडिया, जो कि जाने जाते थे अपने प्लेस के लिए और पोएट्री के लिए. साथ ही साथ वो उनका जो राइटिंग था वो लैंग्वेज में लिखते थे, दैट इज द संस्कृत. और इनके जो प्लेस थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे और इनको कंसिडर किया जाता है इक्वल टू द वर्क ऑफ कालिदासा. सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट प्ले राइट एट दैट टाइम. भवाभूति जो थे वो बॉर्न हुए थे बेसिकली, अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में. ओके, और इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द उदुम्बरा ब्राह्मण. और इसी तरीके से ये जो हस्तिमला हैं, ये भी काफी एक जाने माने ड्रामेटिस्ट हैं और पोएट हैं. और इनका जो फेमस वर्क है 13th सेंचुरी विक्रमता कौरवा, जो कि एक ड्रामा है. और ये जो हस्तिमला एक जैन पोएट हैं. तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज द प्ले राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट इज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रेकमेंड करते हैं वो ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ 21. सो यहाँ पे जो है ऑल जो एक्सट्रीम वर्ड है, और यूपीएससी में हम जो क्वेश्चन करते हैं और जो एलिमिनेशन टेक्निक करते हैं कि जहां पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती है वहां पे हम कॉशियस हो जाते हैं. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी कि वोटिंग राइट्स टू ऑल विमेन अबव द एज ऑफ 21. सो दैट वाज नॉट ट्रू. ओके, तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1919 आया था उसमें सम विमेन को वोटिंग राइट मिला था बट ऑल को नहीं मिला था. तो यहां से फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव विमेन्स रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर. तो ये जो एक्ट है और ये जो स्टेटमेंट है दैट वाज करेक्ट. सो अगर हम बात करें 1935 की, ये जो एक्ट है सिर्फ और सिर्फ एनलार्ज नहीं करता है साइज ऑफ लेजिस्लेचर, बट ये एक्सटेंड करता है फ्रेंचाइज, दैट इज जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो इंक्रीज करता है. और जो स्पेशल सीट्स हैं, एक तरीके से रिजर्व सीट्स, वो एलोकेटेड करता है विमेन को इन लेजिस्लेचर. तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश. तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द सी, मोहनदास करमचंद गांधी. तो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन जो है ये ट्रांसलेशन है ऑफ इंडियन लिरिक्स जो कि उन्होंने जेल में किया थे बाय द गांधी जी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज अ सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल, जो लेटर हुआ था और जो लेटर कन्वर्ट हुआ था, केम टू बी नोन एज द बेथ्यून फीमेल स्कूल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब गवर्नमेंट ने चार्ज ले लिया था हिंदू फीमेल स्कूल का इन द ईयर 1856 में, और लेटर उसको रीनेम कर दिया था बेथ्यून स्कूल, तो वहां पे जो मैनेजिंग कमेटी के अकॉर्डिंगली ये जो स्कूल था इसमें सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था एज ए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. तो दैट वॉज द करेक्ट आंसर. वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया था टू इंक्लूड मोर इंडियंस. नहीं, ये लेटर उससे पहले की डिमांड थी, दैट इज द अगस्त रेवोल्यूशन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले की डिमांड थी हमारी. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो रिजाइन किया था इन्होंने 7 प्रोविंसेस में, दैट वाज आल्सो रॉन्ग, इट वाज नॉट ट्रू. क्रिप्स प्रपोज किया था, ये मार्च 1942 में आया था, दैट वाज नॉट ट्रू. तो करेक्ट आंसर इज ए, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज. नेक्स्ट हम बात करें, दैट इज द 7, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शेष नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो. तो ये किससे रिमेंबर्ड किए जाते हैं और किससे ये रिलेटेड हैं. तो अगर हम बात करें तो ये इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो हैं इंडियन नेशनल आर्मी. ओके, और इंपॉर्टेंटली अगर हम एक चीज और इसमें देखें तो हमको ये भी देखने को पता चलता है कि जब इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे, ठीक है, और जो प्रिजनर्स थे वो हिस्टोरिक रेड फोर्ट में हुए थे, वहां पे जो प्रोमिनेंट इंडियन नेशनल ऑफिसर्स के जो ऑफिसर्स थे उनको ट्रायल में किया गया था. उनमें से जनरल शाह नवाज, गुरदील सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल अलॉन्ग विद अदर्स. तो ये रिलेटेड है ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट.
तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रही है कि निजामत ऑफ आर्कोट एमर्ज आउट ऑफ द हैदराबाद स्टेट, दैट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट काफी इजी है, आप उसको इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो और करेक्ट है। तो ये अगर करेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली जो डी है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें 2 नहीं है, तो सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, जो रोहिलखंड किंगडम है इट वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। तो अहमद शाह दुरानी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1747 की हम बात करें तो अहमद शाह दुरानी जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था दुरानी एम्पायर इन अफगानिस्तान में, और 1747 में उन्होंने एनेक्स किया था लाहौर को, और इन सब्सिक्वेंट ईयर पंजाब और सिंध को भी उन्होंने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन दुरानी के जो सन थे तिमूर शाह, वो बने थे गवर्नर ऑफ लाहौर। तो यहाँ पे अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो जो रीजन है, जो रोहिलखंड का जो रीजन है, वहां तक ये नहीं आ पाए हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वहां पे उनकी रीच नहीं थी, लेकिन जो रीच थी थ्रू दी अलायंस के साथ थी और सपोर्ट के साथ थी, बिकॉज जो अहमद शाह दुरानी थे उन्होंने सपोर्ट लिया था फ्रॉम द अफगान रोहिलास ऑफ द गंजेटिक दोआब के। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि Rohilkhand kingdom was formed out of the territories occupied by the Ahmad Shah Durrani, so that was not the correct answer. Okay, so that was also a wrong statement. So here हमको जो correct answer बचता है that is the B. B is the correct answer. Next question, that is the 9. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे A statement correct है, बाकी सारी statements wrong है। अजंता caves lie in the gorges of वघौरा रिवर। तो अजंता केव जो है लोकेटेड कहाँ पे है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। और ये जो साइट है एक तरीके से हॉर्सशू शेप स्क्रैपमेंट देखने को मिलता है विच ओवरलुक्स दी वैगोरा रिवर्स। और ये जो केव्स है रॉकी नदन वॉज यू शेप जॉर्ज में है ऑफ द रिवर वघुर में इन द डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे मिलती है। और विद इन द जॉर्ज आर अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स भी है ऑडिबल फ्रॉम आउटसाइड द केव्स, जहां पे जो रिवर है दैट इज द क्वाइट हाई। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द अजंता केव्स लाई इन द गॉर्जेस ऑफ वघौरा river. Next question is 11. With reference to the Chausat Yogini temple situated near the Morena, consider the following statement. तो ये बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर टेम्पल है built during the reign of Kacha Pagata dynasty and it is the only circular temple built in India. तो यहाँ पे only circular की बात हुई है, extreme statement है, तो be cautious, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट इन द रीजन। एंड फोर्थ कह रहे इट डिजाइन जो है इट ड्राइव्स द पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ऑल दो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, ओनली फर्स्ट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो 64 योगिनी टेम्पल है जो मोरेना में है, ये एक तरीके से इंस्पिरेशन था हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए ऑफ इंडिया, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज द इकाटसरो महादेव और महादेवा मंदिर। अब ये जो महादेव का वर्ड आया है दैट इज यहाँ पे जो वर्शिप है दैट इज रिलेटेड टू द लॉर्ड शिवा, इसलिए यहाँ पे वैष्णवा नहीं है। तो वैष्णवा जहां पे है इसको स्टेटमेंट रॉन्ग कर देंगे हम, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग हो जाएगी, और डी जो ऑप्शन है दैट इज दी वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं दैट इज द फर्स्ट एंड सेकंड, और सी 1 एंड 4। अब उसको कैसे रूल आउट करेंगे? तो अगेन मैंने कहा था ये जो सेकंड स्टेटमेंट है काफी ज्यादा एक्सट्रीम है कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेंपल बिल्ट इन इंडिया, इट वाज नॉट सो। तो अगर हम 2 को भी रूल आउट कर देंगे तो डेफिनेटली वी लेफ्ट विद द ओनली वन ऑप्शन दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब ये जो टेंपल है किसने बनाया था? तो इट वाज, और बेसिकली दिस टेंपल वाज बिल्ट बाय द किंग देवपाला, जो कि बिलोंग करते हैं कच्छा पगता डायनेस्टी से। ओके, तो हियर अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर विल बी सी। Next question 12. Which of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoir? So there is no doubt. Correct answer is the धोलावीरा। So धोलावीरा इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जहां पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है हमको कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर का विद इन सेवरल रिजर्वायर्स। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रोलॉन्ग हिस्ट्री भी है ड्रॉट की। दस अगर हम देखें तो हड़प्पन जो थे वो अवेयर थे पॉसिबिलिटी ऑफ एंड वर्क कॉन्शियस प्रैक्टिसिंग करते थे वाटर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इन ऑर्डर टू डिकोड दिस क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन 13, सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड देख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, तो हम बात कर रहे हैं 1625 की, फर्स्ट क्वार्टर की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री और द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1623 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी अपनी फैक्ट्री सूरत, ब्रॉच, अहमदाबाद, आगरा एंड मसूलीपट्टनम। और इन्होंने फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया था 1625 से, अपनी जो दैट इज इंडस्ट्री थी उनको फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया था
1625 से। और अगर हम बिगनिंग में बात करें तो ये जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी बेसिकली वो क्या कर रही थी, ट्राई कर रही थी कि कंबाइन कर पाए ट्रेड और डिप्लोमेसी विद द वॉर और कंट्रोल कर पाए टेरिटरी जहां पे इनकी जो फैक्ट्रीज हैं सिचुएटेड है। और फिर 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अथॉरिटीज थी एट सूरत, वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था कि वो फोर्टिफाई करें अपनी फैक्ट्री में। तो यहाँ पे 1625 तक कितनी फैक्ट्रीज थी, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है, दैट इज द ब्रॉच, जो रीजन है दैट इज द ब्रॉच आ रहा है, वहां पे उन्होंने फैक्ट्री थी और बाकी जो नहीं थी। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए। दिस इज द 14 क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी है और इसीलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। ओके, और ये नेग्लेक्टेड क्वेश्चन में आता है बिकॉज यूजली इंफॉर्मेशन हम लेफ्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी, कौन कौन से जो किंगडम्स थे वो पावर में आए थे इन नदर्न इंडिया में। तो मेजर 4 किंगडम्स थे जो कि नदर्न इंडिया में पावर में आए थे इन बिटवीन द गुप्तास के डिक्लाइन में और जब तक हर्षा का राइज होता था। सिंपली हम कह सकते हैं बिगनिंग ऑफ 7th सेंचुरी। अब ये कौन कौन से थे, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जो इसमें थे दैट इज द गुप्तास ऑफ मगधा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें हम दैट इज द मॉकरीज ऑफ कन्नौज, वो इसमें हमारे पे ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है मैत्रकास ऑफ वल्लभी, तो मैत्रकास ऑफ वल्लभी 6th है। नेक्स्ट है और जो लास्ट है दैट इज द पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। तो 136, अब 136 तो 6 सेकंड ऑप्शन में ही है, दैट्स व्हाई अगर हम बात करें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question, according to the Portuguese writer Nunes, the women in Vijayanagar Empire were expert in which of the following area? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं विजयनगर काफी उनके बारे में जाना जाता है। वेरियस डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कंट्रीज से विजिटर्स आए थे, फॉरेन विजिटर्स जिन्होंने विजयनगर को विजिट किया था, उन्हीं में से एक न्यूनिस थे। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो किंग हैं ऑल्सो विमेन, जो कि रेसल भी हैं इनके टाइम पे, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, सूटसेयर्स भी हैं, और जो विमेन है वो अकाउंटेंट भी हैं जो कि बेसिकली एक्सपेंस लिखती हैं, सारा जितना भी इनकर्ड होता है इनसाइड द गेट्स एंड अदर्स, जिनकी ड्यूटी है कि वो अफेयर्स को नोट डाउन करें जो कि किंगडम्स में हो सकता है या फिर कंपेयर करें अपनी बुक्स को विद दोस्त जो कि आउटसाइड में लिखी गई हैं। साथ ही साथ जो विमेन है वो म्यूजिक में भी काफी ज्यादा वेल ट्रेन्ड हैं और वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती हैं और सिंग भी करती हैं। तो इस तरीके से रेसलिंग भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूट सिंग। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 16 विद रेफरेंस टू द मदन पाले ऑफ आंध्र प्रदेश विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वाइट कंफ्यूजन है, आई एम नॉट गेटिंग द सैटिस्फैक्टरी आंसर, दैट्स व्हाई मैं इस क्वेश्चन को भी लेफ्ट कर रहा हूं, सून मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 17 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हिस्टोरिकल प्लेस, जो कि काफी वेल नोन है। तो बुर्ज़ाहोम जो है यहाँ पे, बुर्ज़ाहोम की अगर हम बात करें तो बुर्ज़ाहोम रॉक कट श्राइन्स नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये काफी पीरियड्स के लिए जाना जाता है और ये प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, दैट इज द न्योलिथिक, मेगालिथिक और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। नेक्स्ट बात करें हम चंद्रा केटुगढ़, यहाँ पे टेराकोटा आर्ट्स, डेफिनेटली हमको यहाँ पे टेराकोटा आर्ट मिलती है और मोस्ट क्रिएटिव आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि रिलेटेड है प्री हिस्टोरिक टेराकोटा आर्ट का, और बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री इन दी 19th सेंचुरी में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट है दैट इज दी गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स, ये भी यहाँ पे इसी करेक्टली मैच है। यहाँ पे हमको वेरियस कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, एरोहेड्स हो गया, स्पीयर हेड्स हो गए, हार्पून्स, बैंगल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर हम बात करें पीपल ऑफ गणेश्वर, वो रिलेट करते हैं जोधपुर कल्चर से, और सिंपली अगर हम बात करें तो जोधपुर कल्चर इनको सप्लाई करता था कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी जो माइक्रोलिथ्स भी यूज करते थे और अदर स्टोन टूल्स भी यूज करते थे, इस तरीके से ये जो गणेश्वर कल्चर है उसको हम अस्क्राइब कर सकते हैं प्री हड़प्पन पीरियड से। ओके, लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। Next is the 18th question. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khawarizm prince. First statement. It was during the reign of MBT Muhammad bin Tughlaq, जो कि तैमूर थे, उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। It was during the reign of देवराय सेकंड विजयनगर एम्पायर, जो वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अगर आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के पता है तब इस क्वेश्चन को आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट इज, अगर हम बात करें ये जो चंगेज खान है, चंगेज खान बेसिकली इंडस रीच किया था इन्होंने 1221 में, और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें दैट इज द इल्तुतमिश की, तो 1211 से लेकर 1236। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड अगर हम बात करें जो तैमूर थे उन्होंने क्रॉस किया था इंडस को सितंबर 1398 में। अब हम इनके टाइम पीरियड की बात करें, सुल्तान ऑफ दिल्ली, इस टाइम जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, यहाँ पे इनका टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 1351। तो इस तरीके से जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट वाज द रॉन्ग। अब सेकंड स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो गई तो ये भी रॉन्ग हो गई, हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बचती है और 3 स्टेटमेंट बचती है। फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है, ओके, और जो 3 स्टेटमेंट है इट वाज आल्सो रॉन्ग। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज ये एक पर्सनैलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम बात देखें
तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में देखें तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे वन ऑफ द फाउंडर थे जीसस ऑर्डर के, जो कि डाई, अगर उनकी जो डेथ देखें तो वो चाइना में हुई थी इन द ईयर 1552। तो इतना ही काफी हमारे लिए इस इंफॉर्मेशन को करने के लिए। साथ ही साथ ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो दे रखी है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर सेलिब्रेटेड इन द गोवा ईच ईयर, इट वाज आल्सो ट्रू, और ये एवरी 3rd ऑफ दिसंबर में होती है। तो यहाँ पे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, यस, वन करेक्ट है, तो वन जिसमें नहीं है उसको आप उसको कट कर सकते हैं। सेकंड, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, नहीं, इट वाज आल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसको सेकंड जितने भी ऑप्शन है कर उसको आप कट कर सकते हैं, और जो करेक्ट आंसर इज दी सी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20, अब ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू हिस्ट्री, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो हिंदू विमेन्स जो राइट है टू बी अ जॉइंट हायर ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर इनके जो फादर अलाइव है और नॉट व्हेन द लॉज वाज इनेक्टेड इन 2005। देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। अब ये जो टू कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दैट इज द दया भागा और मिताक्षरा, ये 2 स्कूल ऑफ लॉ है। तो दीज आर द स्कूल ऑफ लॉज जो कि गवर्न करते हैं लॉ ऑफ ससेशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर इंडियन लॉ। तो दया भागा स्कूल ऑफ लॉ जो है बेसिकली ये जो ऑब्जर्व होता था बंगाल एंड आसाम में, दैट इज द दया भागा। तो आई यूज डी फॉर दया भागा, और जो मिताक्षरा है उसके लिए मैं एम यूज कर दूंगा। इन अदर पार्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो रेस्ट ऑफ द पार्ट, रेस्ट में जो मिताक्षरा है वो एप्लीकेबल था, स्कूल ऑफ लॉ इज ऑब्जर्व। अब ये जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली सब डिवाइडेड इनटू द बनारस, मिथिलिया, महाराष्ट्र एंड द द्रविड़ा स्कूल, बिकॉज इसके सब रीजनल डिवीजन भी हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ये सिविल लॉ है फॉर द अपर कास्ट एंड दिव्यांगा जो सिविल लॉज है फॉर द लोअर कास्ट, नो सर, इट वाज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हमारे पास बचता है 2 और 3 स्टेटमेंट, सिंगल ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेटमेंट के रेफरेंस में देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, सो सबसे पहले ये जो अगर हम बात करें कि इस स्कूल के जो 2 इंटरप्रेटर्स थे, मिताक्षरा के जो इंटरप्रेटर्स थे दैट इज दी विजनानेश्वर, और दया भागा के जो थे दैट इज दी जिनुता वाहन, ये इनके इंटरप्रेटर्स थे। अभी जो मिताक्षरा स्कूल है यहाँ पे जो सन है इसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है बाय बर्थ इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अभी जो प्रॉपर्टी है इज इनहेरिटेड इन दी दया भागा स्कूल में कब होती है, जब आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन who was in possession of it। क्या कहना चाह रहे हैं सिंपली, ये जो मिताक्षरा स्कूल है यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये जो प्रिंसिपल है इट वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप बाय बर्थ। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है ये किस पे रिलाई करती है, प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप बाय बर्थ पे, और जो दया भागा है प्रिंसिपल ऑफ ओनरशिप बाय डेथ। इसी से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है हम उसको डिकोड कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं, मिताक्षरा सिस्टम में जो सन है कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, डेफिनेटली यहाँ पे ओनरशिप बाय बर्थ की हम बात करें लाइफ टाइम की, whereas दया भागा सिस्टम इट इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम्स द राइट टू प्रॉपर्टी ओनरशिप बाय डेथ। तो हियर जो करेक्ट आंसर है हमको अपना आंसर मिल गया, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मिताक्षरा सिस्टम डील विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली, whereas दया भागा सिस्टम्स यहाँ पे ओनली ऑफ अ फैमिली की हम बात कर रहे हैं, whereas Daya Bhaga systems deal with the matter related to the property held by both male and female members of a family. So again this statement is extreme और ये wrong statement है। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके लिए। ये जो मिताक्षरा स्कूल है जहां पे जो सन है इनका एक्सक्लूसिव राइट होता है बाय बर्थ इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है इज इनहेरिटेड इन दी दया भागा स्कूल आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन जिसके पास पोजेशन होता है उस प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ ये जो मिताक्षरा है इट वाज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ओनरशिप ऑफ बर्थ हो जाएगा, दया भागा जो है ऑन द ओनरशिप बाय डेथ। इन दया भागा स्कीम में जो डिवीजन है जो प्रॉपर्टी की वो काफी सिंपल होती है, सच एज अगर कोई मैन जो है डाई हो गया इंस्टिगेट हिज सपोज द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड यूनिफॉर्मली होती है बिटवीन उनके सन में। सिंपली अगर हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ हिंदू मैन लिविंग बिहाइंड अ सन एंड डॉटर, ये जो दैट इज दी जो लेटर है दैट इज दी जो उसकी डॉटर है उसको टोटली एक्सक्लूड किया जाता है और जो फॉर्मर उसका जो सन है उसको एंटायर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन इन केस ही लीव्स बिहाइंड अ सन के लिए या फिर डॉटर सन के लिए तो फॉर्मर दैट इज अ सन्स का जो है उसको सक्सीड होती है एंटायर प्रॉपर्टी एंड लेटर को एक्सक्लूड किया जाएगा। मिताक्षरा लास्ट इंफॉर्मेशन, ये जो मिताक्षरा स्कूल है ऑफ हिंदू लॉ कोडिफाइड एज अ हिंदू ससेशन एक्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट 1956 का, ये गवर्न करता है ससेशन और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, बट ये ओनली रिकॉग्नाइज करता है मेल एज अ लीगल हायर, ओनली मेल एज अ लीगल हायर। दैट इज व्हाई ये जो इंफॉर्मेशन थी ये न्यूज में थी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट अ हिंदू विमेन राइट्स टू बी अ जॉइंट हायर
to the ancestor property is by birth and does not depend on whether her father was alive or not when the law was enacted in 2005. So with this सारे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के पूछे गए थे उसका हमने डिटेल आंसर की और विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे एंड यस, बेस्ट ऑफ लक.